लगातार लोगों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रतिदिन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं और इसी तरह से लगातार सवाल पूछते जाइए। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना होगा और अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। अभी हम लोग सवाल जवाब का सत्र शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मोहित जयपाल का है। उन्होंने पूछा, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी दलित थे या ब्राह्मण थे? रामायण के लेखक जो वाल्मीकि थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि उनका खानदान ब्रह्मा का खानदान था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये लिख कर दिया कि मैं ब्रह्मा के खानदान से हूँ। इसका मतलब है कि वो ब्राह्मण थे। दूसरी बात, पंजाब के एक जिले में ये केस भी चली, वाल्मीकि जातियों के लोगों ने वाल्मीकियों को सफाई मजदूरी करने वाले जातियों के साथ जोड़ने से संबंधित केस डाला गया था। ब्राह्मणों ने ऑब्जेक्शन लिया और ब्राह्मणों ने इस बात को कोर्ट में प्रूव किया कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे और कोर्ट ने ब्राह्मणों के फेवर में निर्णय दिया। इसलिए वाल्मीकि रामायण के लेखक वाल्मीकि ब्राह्मण थे, ऐसा सिद्ध होता है। इस संबंध में इतनी ही बात बताई जा सकती है। चंद्रकांत नागावकर, जय मूल निवासी सर, कृपया मार्गदर्शन हो। स्थानिक लेवल पर ग्राम पंचायत में ऐसे आपातकालीन समय पे अपने वित्तीय अनुदान से राशन खरीद के लोगों को दे सकता है और इस होने वाले खर्च का हिसाब किस तरीके से सरकार को दे सकती है, जो सरकार मान्य करे। क्योंकि हमने जब ऐसे करने को कहा तब सदस्यों ने हमें बताया कि ये खर्च सरकार मान्य नहीं करेगी। ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने की वजह से कानून के दायरे में रहकर उनको पहले अपने सारे इलेक्टेड सभासदों के बीच में रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हम ग्राम पंचायत का इतना इतना निधि भोजन पर गरीब और भूखे लोगों के लिए करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत का सारा पैसा खर्चा करने के लिए अलाउ नहीं हो सकता, मगर कुछ निधि खर्चा करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था होने की वजह से उनको ही ऐसा करने का अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता है। अरविंद भालादरे साहब, जय मूल निवासी, बामसेव का मुखपत्र दैनिक मूल निवासी नायक मध्य प्रदेश में कब तक हार्ड कॉपी में प्रकाशित करने की योजना है? बैतूल मध्य प्रदेश में एजेंसी लेने का इच्छुक हूँ। 1000 प्रतियां वितरण करवा सकता हूँ, जिसमें मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा
हर दरवाजे तक जा सके, मार्गदर्शन कीजिए। आप अपना लिखित प्रस्ताव भेजिए सचिवालय को, उसके बाद ही प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सागर पवार, जय मूल्यवासी सर। अगर किसी व्यक्ति की मां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में से हो और बहुजन बाप हो तो उस व्यक्ति को संगठन और आंदोलन में प्रवेश मिल सकता है क्या? दिया जा सकता है कुछ शर्तों के साथ में। सिकंदर भारती, जय मूल्यवासी। सिकंदर भारती, कुशीनगर, पडरौना। सर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, दूरदर्शन पर रामायण महाभारत का सीरियल और टीवी व अखबारों में मुस्लिम लोगों के खिलाफ गलत झूठी खबरें फैलाना, इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब ये है कि ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में लाया जाना, पहले तो उनको मुस्लिम विरोधी बनाना और जागृत किए बगैर मुस्लिम विरोधी बनाना और मुस्लिम विरोधी बनाकर हिंदू बनाना, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण धर्मी आदमी SC ST OBC के लोगों को जागृत करके हिंदू नहीं बना सकता, क्योंकि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। क्योंकि जो बताया जाता है उसके अनुसार हिंदू के धर्म ग्रंथ वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता है। इसका मतलब है ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ ही हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है, इसलिए इसका वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म ही है। इसे समझना जरूरी है। चंद्रकांत नागावकर, जय मूल्यवासी सर। आज हमारे यहाँ एक कर्मचारी मिला जो अपने मालिक के पास 15 साल से काम कर रहा है। इस सप्ताह के समय में उसने मालिक के पास पैसे मांगा। उसने मालिक ने सिर्फ 3,000 रुपये दिए, जबकि उसका पगार 16,000 रुपये है। कम पैसे मिलने पर मालिक के साथ बहस हो गई तो मालिक ने उसे काम पे आना है तो 12,000 पगार मिलेगा ऐसा कह के कॉल काट दी। फिर थोड़ी देर बाद मालिक ने कॉल करके उसे कहा कि काम पे मत आना। सर, कृपया मार्गदर्शन हो, क्या यही हाल आगे कर्मचारियों का साथ होगा? जो उन कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कानून के अनुसार उस मालिक का व्यवहार गैर कानूनी है। उसका सारा डाटा अगर हमारे पास लिखकर भेजा जाए तो उसके खिलाफ, मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुकेश कुमार, कोरोना को लेकर हिंदू मुस्लिम जमातियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब दिल्ली राजधानी से जिला मुख्यालय सहरसा तक मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? सर, गंभीर मसला है। वैसे आप तो 10-20 साल पहले पूर्ण अनुमान करके कार्यकर्ताओं को बता देते हैं, लेकिन इस समय जो हालात है उससे समस्या नहीं, महासमस्या उत्पन्न हो गई है। आप अपनी राय जरूर दें। सर, हम विद्यार्थियों के लिए दिन रात आपके द्वारा निर्धारित कार्य को आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी दिया गया है, हम विद्यार्थियों के साथ मिलकर पूरे बिहार में कार्य कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी हम विद्यार्थियों ने लॉकडाउन के दरमियान भूखे को अन्न के लिए बिहार से पूरे भारत में 1 लाख की मदद बामसेफ यूनिट को सुपुर्द किया है। जो मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है वो एक बहुत बड़े साजिश का मामला है, षड्यंत्र का मामला है। और षड्यंत्र का सबूत ये है कि वो हजरत निजामुद्दीन मरकज वालों ने मदद करने के लिए कहा था, वहाँ के लोगों को निकालने के लिए कहा था, मगर प्रशासन ने, खासतौर पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस ने उनको 24 से लेकर 30-31 तारीख तक वही रहने दिया। उसकी वजह से
ये कोरोना की महामारी उनके अंदर फैली, उसके बाद वो लोग सारे देश भर में फैले और इसकी वजह से ये महामारी ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैली। तो इसके लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस जिम्मेदार है। उनको जिम्मेदार मानने के बजाय मरकज निजामुद्दीन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो पूर्णतः गलत बात है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके अनुसार ये सिद्ध किया जा सकता है कि ये सारा मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस दुष्प्रचार के पीछे 2-3 बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार एक मुद्दे पर फेल हो गई है। वो ये है कि जो वास्तविक योद्धा लोग हैं इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं। उनको पीपीई का ड्रेस कोड नहीं मुहैया कराया गया, बल्कि अभी खबर आई कि अभी 15 अप्रैल तक वो मिलेगा। लोगों का ध्यान हटाना है। दूसरी वजह है असंगठित मजदूर, जिसकी वजह से उनको नरेंद्र मोदी के सरकार के आकलन के अभाव की वजह से उनको मदद देने का जो काम किया जाना चाहिए था और अपने अपने जगहों पर ही रुककर उनको मदद दी जा सकती थी, उनको ऐसा नहीं किया गया और एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या पैदा हो गई। ये भी एक विफलता है, उस पर से भी वो ध्यान हटाना चाहते हैं और ध्यान हटाने के लिए सारा का सारा काम कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा और बड़ा मुद्दा ये है, इस देश में कोई भी हिंदू नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, SC ST OBC के लोग SC ST OBC है, वो हिंदू नहीं है। कानूनन उनको कहीं पर भी हिंदू नहीं माना जा सकता। जबरदस्ती से आप किसी को हिंदू नहीं मान सकते। प्रचार प्रसार करके ब्राह्मण इनको हिंदू बना नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों के विरोध में द्वेष और घृणा फैलाकर मुस्लिम विरोधी प्रतिक्रिया में हिंदू बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो SC ST OBC को ब्राह्मणों का गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है, इसे समझना होगा। माया जमदार सर, जय मूल निवासी, वर्तमान हालत को देखते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा का EVM हटाओ, OBC जनगणना का हमारा जन आंदोलन काउंटर करने के लिए क्या सरकार देश में राष्ट्रपति राजवट यानी राष्ट्रपति रूल लागू कर सकती है? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लागू करने का कोई सिस्टम नहीं है। जो सरकार होती है, अगर मान लो राष्ट्रपति रूल आता है तो उसको केयर टेकर सरकार लागू करने का सिस्टम है और केयर टेकर गवर्नमेंट ही सारा कार्यकारी काम करते रहते हैं। तो राष्ट्रपति राजवट ज़्यादातर राज्यों में लगाई जाती है, ये आज तक देखा गया है। इसलिए इस मुद्दे पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाएगा ऐसा हमें नहीं लगता। सुखदेव वसावा सर, जय मूल निवासी सर, आज के हालात देखकर ऐसा लगता है कि सारे फसाद की जड़ EVM है। सर, EVM को हराने के लिए हमें बड़ा जन आंदोलन की ज़रूरत है। तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो ग्रामीण विभाग में हफ्ते में कम से कम
3 घंटे का समय एक दिन, अगर आपके पास सैटरडे संडे की छुट्टी है तो दोनों दिन गांव में जाना चाहिए, गांव में मीटिंगें करनी चाहिए, गांव में जागरण करना चाहिए और गांव के लोगों को जगाना चाहिए। ज़्यादा संख्या गांव में है, अगर उन लोगों को जगा कर जोड़ने में हम कामयाब हो गए तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना संभव होगा। सुजीत कुमार, सर मूल निवासी सुजीत कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा, बेगूसराय। सर, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने ओबीसी समाज के लोगों में वैश्य होने का भ्रम फैला दिया है, जिससे ओबीसी अपने को वैश्य समझने लगे और आमने सामने ब्राह्मण भी उनको वैश्य बोलते हैं तथा वामसेप को वामपंथी विचारधारा और वामसेप के लोगों को वामपंथी कहकर ओबीसी को वामसेप से अलग रखने के लिए आरएसएस के लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? ओबीसी को कहीं कहीं ब्राह्मण कहा जाता है, कहीं कहीं क्षत्रिय कहा जाता है और कहीं कहीं वैश्य कहा जाता है। बिहार में जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की 6 जातियां हैं, उनको वैश्य के बजाय बनिया कहा जाता है। मगर ओबीसी जाति के जो लोग हैं, जब उनको पूछा गया कि ब्राह्मण तुम्हें ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, वैश्य मानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं कि मानते हैं, हो सकता है ये नया डेवलपमेंट हो, मगर ये केवल प्रचार के लिए मानते होंगे। जब शादी ब्याह का समय आता है तो ब्राह्मण भी हिंदू है, क्षत्रिय है भी हिंदू है, वैश्य भी हिंदू है और ओबीसी भी हिंदू है, तो क्या वो आपस में शादी ब्याह करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है ओबीसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मानना या कहना ये केवल इस्तेमाल करने के लिए है और कुछ नहीं है। ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए है। ये समझना, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बालाजी कांबड़े, वामसेप राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र। सर, दिनांक 8 मार्च 2020 को फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला जो लाइव वीडियो दिखा रही थी कि कांदिवली ईस्ट बॉम्बे में जो शताब्दी हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में जिन कोरोना बाधित लोगों के ऊपर इलाज चल रहा है वो बहुत ही बेफिक्री और लापरवाही से चल रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर जो लोग एडमिट किए गए हैं उनको पिछले 6-7 दिनों से उस हॉस्पिटल में रखा गया है और उनके अभी तक कोरोना टेस्ट किसी प्रकार से कोई रिपोर्ट नहीं आए हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं चल रहा है। कुछ पेशेंट ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ खांसी हो रही थी, फिर भी हमें यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। कुछ पेशेंट ऐसा भी कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और यहाँ पर उनकी रिपोर्ट ही निगेटिव आई हुई है। इतना ही नहीं, उस हॉस्पिटल में पॉजिटिव और निगेटिव पेशेंट के लिए एक ही टॉयलेट का उपयोग हो रहा है। इसके कारण कोरोना का संसर्ग फैलने की आशंका है। वो वीडियो हमारे पास भेज दीजिए, हम अगली कार्रवाई के लिए सरकार को लिखेंगे। हॉस्पिटल के उस कोरोना बाधित आइसोलेशन एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे थे। एक तो सिर्फ 15 दिन का न्यूबॉर्न बेबी था और उसके लिए कोई अलग सी व्यवस्था भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लोग देश की ऐसी गंभीरतापूर्ण परिस्थिति में इतनी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते, मगर कर रहे हैं। तो मेरे सवाल है कि क्या भारत सरकार ही कोरोना को लेकर लापरवाह और गैर जिम्मेदार है? और क्या भारत सरकार ही पेशेंट के साथ लापरवाही और भेदभाव दिखा रही है? एक मुद्दे के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पीपीई का ड्रेस कोड मुहैया नहीं कराना, नहीं देना, ये लापरवाही का बहुत बड़ा सबूत है।
इससे ऐसे कहा जा सकता है। अगर ऐसा है तो क्या भारत सरकार कोरोना के नाम पर भारत के मूल निवासियों को ज़बरदस्ती मरवाना चाहती है? ये लोगों को मरवाना चाहती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या शताब्दी हॉस्पिटल के लोग भारत सरकार के कहने पर ही ऐसी लापरवाही दिखा रहे हैं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये मैनेजमेंट के लोगों की गलती हो सकती है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उस वीडियो की सच्चाई पता करके लॉकडाउन के बीच भी हम आंदोलन कर सकते हैं? नहीं, ऐसे आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उनकी कंप्लेंट वरिष्ठ अधिकारियों तक करने की ज़रूरत है। आप हमारे पास वीडियो भेजिए, हम कार्रवाई करते हैं। संदीप माने, सर मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, उसका कुछ नया उद्देश्य तो नहीं है? आपका जो सवाल है वो संदर्भ विहीन है, इसलिए संदर्भ के साथ आप लिखकर भेजिए। शायद हो सकता है आपका ये कहना है कि मीडिया वाले गलत प्रचार करने में लगे हुए हैं और इसलिए ऐसा आप लोग कह रहे हैं। तो ये इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें कह चुका हूँ। अल्ताफ निसारगी, अल्ताफ निसारगी, सवाल कैसे करें? क्या आपके पेज के इनबॉक्स में पूछे या आपके लाइव में पूछे? इनबॉक्स में आप सवाल पूछिए। उम्मते मोहम्मदिया, सर लॉकडाउन एक दिन के लिए भी जून से पहले खुलेगा या नहीं, ये बात 14 तारीख तक पता चलेगी। महात्मा मंटूडो, जय मूल्यवासी सर, बाय काइंड प्रपोजल the lawsuit for restoration of lands of the scheduled tribes should be filed against the Eurasian 3.5% Videshi Brahmins who have possessed and or purchased the land of scheduled tribe in India। इसका जवाब दिया जा चुका है, आप देख लीजिए। जसीन मंगराई, जय भीम, जय मूल्यवासी सर। काशीराम और बाबा साहब आम्बेडकर दोनों की हत्या का कारण क्या बौद्ध धर्म स्वीकार करना था? बाबा साहब आम्बेडकर की हत्या का कारण तो समझ में आता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करना हो सकता है और इसके साथ साथ दूसरे भी कई बड़े कारण हो सकते हैं। काशीराम जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसके बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है, मगर लास्ट आवर में उन्होंने इस दिशा में कुछ पहलकदमी करने की कोशिश की थी। मोहम्मद मंसूर, सर आज के मीडिया के पक्षपाती रवैये पर कैसे अंकुश लगाया जाए, मार्गदर्शन करें। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो चुकी है और हम भी अपने लेवल पर दायर करने वाले हैं। महेश कुमार यादव, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को जब तक प्लेटफॉर्म पर नहीं ले आते तब तक के लिए क्या राजनीतिक रणनीति होनी चाहिए? संभवतः ये गोपनीय प्रश्नोत्तर है, संभव हो तो जवाब दीजिए। सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम लोगों को काम करना चाहिए और हमारे लोगों की राजनीतिक रणनीति क्या हो सकती है संगठन के लेवल पर बताया जाएगा। संजय कुमार रविराज, जय भीम, जय मूल्यवासी सर जी। क्या बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक दल नेता अलग अलग चुनाव लड़कर सत्ता हासिल कर सकते हैं? क्या इनको गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं इस तरह का सलाह देने के पक्ष में नहीं हूँ। ज़हरा ईमान, सर आपके हौसले को सलाम है। आपकी वीडियो देखकर हम होश में आए। मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बातें इतनी दमदार कैसे होती है और आप इतनी नॉलेज कहाँ से लाते हो? हम लोगों ने हमारे महापुरुषों से बहुत सारी जानकारी और ज्ञान हासिल किया है और हमारे सीनियर लोगों से हमने ट्रेनिंग लिया है और बहुत सारा अभ्यास करने के द्वारा ये बातें हासिल की है। अनिल चंद्रवंशी, जय मूल्यवासी सर। आपका और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से
तालमेल क्यों नहीं हो रहा है, ये मायावती के लोगों को पूछ लीजिए। नागेंद्र सर, जय मूल्यवासी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वामसेव के द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की गई है, क्या उसे हम ऑनलाइन बुक करके खरीद सकते हैं? अगर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है तो वेबसाइट बताएं। तो क्या मैं इन पुस्तकों को मार्केट में बेच सकता हूँ? कृपया जानकारी दे, धन्यवाद। नागेंद्र कुमार जी, आप अपना सचिवालय को प्रस्ताव भेज दीजिए। विपिन कुमार सर, जय मूल्यवासी, मेरा सवाल यह है कि बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो किताब लिखा जा रहा है, उस किताब को हम पढ़कर समाज में बता सकते हैं? कोई हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज तो नहीं कर सकता? निश्चित रूप से हम कोई भी किताबें सबूतों के आधार पर बोलते हैं, इसलिए उस किताब को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। नितिन सोलंकी सर, ओबीसी के बच्चों का इस्तेमाल आरएसएस में किया जाता है, और अगर किया जाता है तो कैसे किया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के लोग हैं, ऐसा ब्राह्मण धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित, अधिकार वंचित का मतलब है गुलाम। तो इसका मतलब है ब्राह्मणों ने ओबीसी को हजारों साल तक गुलाम बना के रखा। अगर जिन लोगों ने उनको गुलाम बना कर रखा, अगर वो ओबीसी को अपने धर्म का बचाव करने के लिए उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इस्तेमाल करते हैं, ऐसा माना जा सकता है। बंती सिंह सर जी, हमारे संगठन के लोगों को घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट मूल्यवासी के नाम से कब तक निकलेंगे? क्योंकि हमारे द्वारा खरीदने से शासक वर्ग मजबूत हो रहा है। हम लोग भविष्य में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके माध्यम से भविष्य में कोई रणनीति बनाई जा सकती है। विलेज बॉय, आप हमेशा मायावती जी की आलोचना क्यों करते हैं? मायावती ने काशीराम जी के द्वारा बनाया हुआ जो बहुजन समाज पार्टी थी, उस बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज पार्टी बनाया और विचारधारा का त्याग किया। इसको समझने की जरूरत है, अंधा भक्त बनने की जरूरत नहीं है। पंकज सिंह, समुद्रगुप्त शासन से मूल्यवासी प्रजा पर क्या प्रभाव हुआ, समझाइए। इतिहास के जो ज्ञाता और पंडित लोग हैं, उन लोगों से इसके बारे में डिटेल जानकारी लीजिए। सवाल जवाब यहीं पर समाप्त हो गया है। आपको सवाल अपना कमेंट बॉक्स में पूछना है और अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। अभी आज की तारीख 10 है। कल 11 तारीख को ज्योतिराव फुले की जन्मदिन मनाया जाएगा सेंट्रल लेवल पर, और उसके लिए विषय घोषित किया जाएगा थोड़ी ही देर में। उस विषय पर लगभग 1.5-2 घंटा मैं बात करूंगा। आप लोग भी अपने घर के परिवार के जो लोग हैं, उतने ही लोगों को अपने घर में बिठाइए, बाहर से किसी को अपने घर में मत बुलाइए। आपको अपने लेवल पर जन्मदिन मनाने की कोई ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक जगह से ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, और इस जन्मदिन के द्वारा जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आपको सुनना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। किसी भी हालत में बाहर से लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो कार्यक्रम देश में चल रहा है कोरोना से बचाव के लिए, वो फेल हो जाएगा। ऐसा हर हालत में नहीं करना होगा। धन्यवाद।